जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों इस क्लास में हम साइंस के लघु 3 क्वेश्चन जितने भी हैं 2016 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के लघु 3 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये आपके DLED 3rd सेमेस्टर साइंस की क्लास है। इससे पहले हमने इसके बहुविकल्पी और अति लघु 3 क्वेश्चनों की क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। और साथ ही DLED की अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस हमने करवा दिया है, तो वो सब्जेक्ट की क्लासेस जो लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। तो आपसे पूछा है कि प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपायों को आपको लिखना है। तो बता दें, प्राकृतिक संपदा वे सभी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक में मौजूद होती हैं और जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उन्हें प्राकृतिक संपदा कहते हैं। कहने का मतलब प्राकृतिक के द्वारा वे वस्तुएं जिन्हें मानव अपने उपयोग और आवश्यकताओं के लिए करता है वही जो है प्राकृतिक संपदा कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जल, मिट्टी, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु आदि चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आप एक एक लाइन लिख दीजिएगा। खनिज क्या होता है, वनस्पति क्या होता है, वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे या अन्य वनस्पतियाँ, जीव जंतु के अंदर पशु पक्षी जानवर आते हैं, कृषि के अंदर मिट्टी, वानिकी या अन्य उपयोग, जल के अंतर्गत झील, नदियाँ, तालाबें, ये सभी आप लिख दीजिएगा। और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के उपाय आपको बताना है। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इसके उपाय भी बताइए। तो बता दें, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण हमारी जो है जिम्मेदारी है। कहने का मतलब उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम निम्नलिखित उपाय करके प्राकृतिक संपदा का बचाव कर सकते हैं या संरक्षण कर सकते हैं। पहला आपका हेडिंग पड़ेगी जल संरक्षण। तो जल संरक्षण को जो है पानी का दुरुपयोग ना करें, नल बंद करके बारिश के पानी का संग्रह करें और जल का कुशल उपकरणों का उपयोग करके जो है उनको बचाया जा सकता है। ठीक है, जल को। अब अगली हेडिंग आपकी मिट्टी संरक्षण। तो यानी कि मिट्टी के कटाव को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। तो मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण करें, उचित कृषि पद्धतियों का उपयोग करें तथा मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखें। अगला आपका पॉइंट बनेगा खनिज संरक्षण, यानी कि खनिजों को कैसे बचाया जा सकता है। खनिजों का अत्यधिक उपयोग ना करें, खनिजों का जो है पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करें। कहने का मतलब उपयोग करने के बाद उन्हें फिर से मिट्टी में जो है ढक देना चाहिए। अगला आपका जो है प्राकृतिक में आएगा कि वन संरक्षण कैसे करें। तो वनों की कटाई कम से कम करें और इसकी कटाई को जो है रोकें, वृक्षारोपण करें और अब वनों का जो है प्रबंधन करें। जीव जंतु का संरक्षण कैसे करना है। तो जीव जंतुओं का शिकार ना करें, उनके प्राकृतिक आवासों को भी नष्ट ना करें, अर्थात वनों को जहाँ पर वो रहते हैं उनको नष्ट ना करें। ये जो है इसके उपाय हैं प्राकृतिक संपदा को बचाने के। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि के बारे में लिखिए। तो आपसे पूछा है कि ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं और उनके किसी एक विधि का वर्णन आपको करना है। तो बता दें कि ऊष्मा क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं कि ऊष्मा संचरण क्या होती है। तो ऊष्मा संचरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें जो है ऊष्मा का जो है स्थान बदलता है, अर्थात ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में अथवा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो है ताप में अंतर कारण आ जाने के कारण जो है जो प्रतिक्रिया ऊष्मा का संचरण कहलाती है। कहने का मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण ही जो है ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ऊष्मा का स्थानांतरण भी कहा जाता है। ऊष्मा का संचरण सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए, ऊष्मा का संचरण कहाँ से, उच्च ताप से सदैव निम्न ताप की ओर होता है। आइए अब इसकी
विधियां जान लेते हैं। तो इसकी जो है 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पहली आपकी चालन विधि, दूसरा संवाहन विधि, तीसरी जो है विकलन विधि। तो आइए अब किसी एक विधि के बारे में पूछा है कि एक विधि का उल्लेख करिए, तो चालन विधि की बात करते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है, जब किसी धातु की क्षण अनेक भागों पर जो है तापांतर होती है, अर्थात किसी स्थान पर ताप अधिक होता है तो किसी स्थान पर जो है कम होता है, तब धातु की क्षण के ऊंचे ताप वाले कण अपने निकट के नीचे ताप वाले कणों को ऊष्मा के संपर्क द्वारा देते रहते हैं। तो इसी को जो है चालन विधि कही जाती है। कहने का मतलब इस विधि में कण अपने स्थान पर बने रहते हैं और दूसरे स्थान पर बिना गए दूसरे हिस्से को गर्म कर देते हैं। इसी को चालन विधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें कि जब किसी क्षण धातु की क्षण को जो है एक सिरे में गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद पूरी क्षण जो है गर्म हो जाती है, अर्थात ऊष्मा का ऊंचे ताप वाले भाग से नीचे ताप वाले भाग में की ओर संचरण होने लगता है। ये जो है आपका ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रतिजैवी दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। तो अति लघु उत्तरी में भी ये प्रश्न कई बार आया है कि प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं और इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो बता दें, प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं जो शरीर को जो है नुकसान पहुंचाए बिना किसी शरीर के जो है जैविक जीवों को मारने में सक्षम होती हैं, उन्हें जो है प्रतिजैविक दवाएं कहते हैं। और इनका उपयोग सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए, कीमोथेरेपी के दौरान गुजर रहे कैंसर बीमारियों की सुरक्षा तक के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में भी इन प्रतिजैविक दवाओं का जो है उपयोग किया जाता है। इन्हें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए अब इसके कुछ अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पत्तियों के कार्य क्या हैं, लिखिए। तो पत्तियों के आपको कार्य लिखना है। और तो बता दें, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हरी पत्ती जो है सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही नहीं भाग लेते, किंतु इनकी जो है और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि पेड़ पौधे को विकसित और वृद्धि के लिए जो है सहायक होते हैं। अब इनके कुछ कार्य निम्नलिखित हैं। तो आइए देख लेते हैं पत्तियों के अन्य कार्य क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अलावा। तो इनका जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्प उत्सर्जन के कार्य में जो है सहायक होते हैं। ये जो है पत्तियों का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना आप लिख देंगे क्योंकि आपका 1 ही घंटे का पेपर होगा। सॉरी, माफ़ करिएगा, 2 घंटे के पेपर में आपको पूरा पेपर जो है सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे पर्याप्त है। इनके विधियों के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको लिखना है। तो बता दें, जब प्रकाश एक माध्यम से चलता हुआ दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा जो है विचलित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करती है और जैसे ही वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा से विचलित हो जाती है और इसी विचलन को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आपका चित्र जो है ये इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए चित्र को। ये आपकी आपतित किरण है जो, और दूसरी आपकी अपवर्तित किरण है, और ये जो है बीच में लंब है, ये जो खड़ा हुआ है तो ये लंब है, और ये आपका माध्यम होता है। ठीक है, और ये जो है आपकी आपतित किरण होती है और ये जो है आपकी परावर्तित किरण होती है। यहाँ पर आपका कोण जो बनता है आई बनता है और नीचे जो बनता है कोण आर बनता है। तो सारा चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके नियमों को जान लेते हैं। अति लघु उत्तरी में इसके नियम जो है पूछा है।
क्योंकि आपका 2021 में आया हुआ था कि परावर्तन के नियमों को लिखिए। अब इसके नियम जान लेते हैं। इसके दो नियम होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है, अर्थात समतल तल पर होते हैं। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा, किन्हीं दो माध्यमों में युगल के लिए आपतन कोण अर्थात आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा का मान जो है स्थिरांक होता है या बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब साइन आई इक्वल टू साइन आर के होता है, ठीक है। किसके? साइन आई बराबर साइन आर के होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, यहाँ पर आपका दर्शाया भी गया है कि साइन आई बराबर साइन आर के जो है होगा, यानी यहाँ बटे में है तो ये आपका बराबर में होगा, और एन यहाँ पर क्या है, एक स्थिरांक का काम कर रहा है, ठीक है। इसे जो है स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे पूछा है कि उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो बता दें, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो है दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण में जो है फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, दर्पण के पीछे स्थित होता है। इसलिए वस्तु में केवल दो ही स्थितियां होती हैं, एक अनंत दूरी और दूसरी जो है दर्पण ध्रुव के और अत्यंत अनंत के बीच में। तो दो ही इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, एक तो अनंत दूरी होती है और दर्पण ध्रुव तथा अनंत के बीच की दूरी, यही जो है दो स्थितियां होती हैं। अब जब आपकी वस्तु अनंत पर हो तब जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो बता दें, जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो दर्पण से परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं और प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है। जब प्रतिबिंब की स्थिति जो है, अब प्रतिबिंब की स्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं। पहली आपकी होती है, दर्पण के पीछे जो रहता है भाग उसे फोकस दूरी कहा जाता है। दर्पण का अगर आकार का बनता है तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा हो तो जो है क्या होता है, आइए जान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जब वस्तु अनंत पर होती है और ध्रुव और अनंत दोनों के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है तो क्या होता है। तो बता दें, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच भी कहीं पर भी स्थित होती है तो दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में प्रतिबिंब बनता है जो दर्पण के पीछे होता है, ठीक है दोस्तों। स्थिति क्या होगी इसकी, दर्पण के पीछे वाले भाग को ध्रुव और जो है फोकस को एफ के बीच में जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। आकार कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, इसकी आभासी और सीधा होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। तो आपसे पूछा है कि सूक्ष्म जीवों अर्थात छोटे जीवों की उपयोगिता आपको बताना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला आपका है लैक्टोबैसिलस। यह जो है एक सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी होता है। ये जो है आपकी पहली उपयोगिता हो गई लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव की। दूसरा है ईस्ट। ये जो है ईस्ट कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है। इसका जो है उपयोग ब्रेड और केक बनाने के लिए किया जाता है। अगला है ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही एल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट। चौथा आपका पॉइंट होगा राइजोसोमियन नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है मिट्टी की स्थिरीकरण को करता है। पांचवा आपका सूक्ष्म जीव की उपयोगिता होगी कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जीव जंतुओं के अवशेष का अपघटन जीवाणु के द्वारा जो है किया जाता है। पांचवा के बाद आपके छठा नंबर होगा कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में जो है मृदा में
उर्वरकता की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। सातवां आपका बनेगा कि पेनिसिलिन नामक फफूंद से जो है पेनिसिलिन नामक का जो है एक एंटीबायोटिक बनाया जाता है। ठीक है। आठवां होगा प्रतिजैविक का उपयोग पौधों में होने वाले रोगों के नियंत्रण में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पॉइंट हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 18 ही क्वेश्चन पेपर आते हैं। और जो है दोस्तों क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन लघु उत्तरी था, पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है। तो बता दें, कच्चे तेल और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि वे जो है हाइड्रोकार्बन के मिश्रण हैं जो जानवरों और पौधों के अवशेषों से बने होते हैं, जो लाखों साल पहले डायनासोर के जो है अस्तित्व में आने से पहले समुद्री वातावरण में रहते थे। और जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का जो है कई वर्षों पहले बना हुआ प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और कह रहा है कि वर्णन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको केवल उसके चित्र को बनाना है, उसके बारे में वर्णन करना नहीं है। तो आइए देख लेते हैं मनुष्य के उत्सर्जी अंग का नामांकित चित्र। ये आपका मनुष्य के उत्सर्जी अंग का जो है चित्र है, देख लीजिए। और स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो इसका ले भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका चित्र है मनुष्य के उत्सर्जी अंग का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऊंट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के जो है अनुकूल है, सिद्ध कीजिए। तो आपसे पूछा है कि ऊंट की जो है संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, सिद्ध करना है। तो बता दें, ऊंट की शारीरिक संरचना उसे जो है मरुस्थलीय परिस्थितियों में जो है रहने में योग्य बनाती है। इसके पैर लंबे होते हैं जिससे शरीर की रेत गर्मी से दूर रहता है। पहला आपका पॉइंट बनेगा, ऊंट के लंबे पैर गर्म रेत से उसकी सुरक्षा करते हैं। दूसरा आपका है, ऊंट कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, इसका गोबर सूक्ष्म होता है, इसे पसीना नहीं आता है। इस तरह ऊंट के शरीर में बहुत कम जल की जो है क्षति होती है। अगला आपका है, तीसरा पॉइंट बनेगा, ऊंट जो है कई दिनों तक लगातार बिना पानी पिए रह सकता है, कम से कम महीनों भर या बिना पानी पिए रह सकता है। अगला है, इसके पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं जिससे भारी वजन के बाद भी पैर बालू में धंसते नहीं हैं तथा आसानी से यह बालू में चल सकता है। तो ये जो है इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। तो आपसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो है नियम पूछा है। तो आपका पहला नियम है, देख लीजिए, ये आपका पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से जो है निकलती हैं। तो ये जो है आपकी कोई ये तल होता है। ठीक है, ये आपका कोई तल होता है और इसमें जो है किरण आपतित किरण मतलब आती हुई प्रतीत होती है और इस तल से टकरा करके परावर्तित हो जाती है और ये आपका मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, ये जो पहली वाली है, ये पहली वाली ये आपकी आपतित किरण है, इससे जो है कोई तल से टकरा करके तुरंत वापस आ जाती है तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये जो है अवतल दर्पण की पहली स्थिति है। अब आइए जान लेते हैं दूसरी स्थिति, दूसरा नियम इसका प्रतिबिंब बनने का। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देख लीजिए, ये दूसरी स्थिति है। कहने का मतलब ये आपतित किरण है, यहाँ से जो है आपकी ये परावर्तित हो गई और ये जो है आपकी आपतित किरण है, ये जो है मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, और ये कोई समतल तल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो स्थितियां जो है इसकी होती हैं अवतल दर्पण की, प्रतिबिंब की।
आइए अब जान लेते हैं इसके अन्य नियमों को। इसका ये तीसरा नियम है, कह रहा है कि प्रकाश की एक आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर लंबवत नहीं है, जो अवतल दर्पण के ध्रुव P से टकराती है, एक परावर्तित किरण बनती है। इसका जो है परावर्तन कोण मुख्य अक्ष और प्रत्येक किरण के बीच मापे गए आपतन कोण के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, ये आपकी आपतित किरण है और ये जो है आपकी परावर्तित किरण है। ये आपका साइन आई होता है और ये जो है साइन आर होता है और ये ऊपर वाला साइन आई होता है और ये कोई जो है अक्ष होता है। ठीक है, ये आपकी तीसरी स्थिति है। ये जो है पहली वाली आपतित किरण है, ये जो है परिवर्तित किरण है। चलिए इसका जो है चौथा नियम जान लेते हैं। चौथा नियम देख लीजिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। कहने का मतलब जिस मार्ग से होकर के ये जाती है उसी मार्ग में पुनः जो है मुड़ करके समतल से टकरा करके जो है वापस चली जाती है। तो कहने का मतलब जैसे ही ये यहाँ से गई वैसे ही इसी दिशा में पुनः वापस लौट आती है ये किरण। ठीक है, एक बार जाने का आप ऐसे दर्शा दीजिएगा, एक बार जो है आने का ऐसे दर्शा दीजिएगा और ये कोई आपका अक्ष होता है। यही जो है अवतल दर्पण की 4 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनने की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के लिखिए। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया है इसके पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में कि प्राकृतिक संपदा क्या होती है। चलिए यहाँ पर भी जान दे लेते हैं कि प्राकृतिक में उपलब्ध उपयोगी पदार्थ प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं और प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो है हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, ये सभी चीज़ें प्राकृतिक संपदा कहलाती हैं। अब इनके संरक्षण को जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संपदा के संरक्षण जो है निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला आपका मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि क्षमता का मूल्यांकन करके, दूसरा जो है वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण करके, तीसरा जो है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु मास्टर योजना की तैयारी करके, बंजर भूमि जो है विकसित करके, पांचवा आपका बनेगा जलग्रस्त विकास हेतु एकीकरण का प्रबंधन योजना बना करके जो है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। तो आपसे पूछा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है होने वाली हानियों को जो है संक्षेप में आपको बताना है। तो बता दें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिलता बल्कि उनसे अनेक प्रकार की हानियां भी होती हैं। अब हेडिंग आपकी पड़ेगी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। पहले ही आपका बनेगा कि बड़े बड़े उद्योग में से निकलने वाले अपशिष्ट को नदियों में अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का तथा भूमि का प्रदूषण हो जाता है। पहला आपका पॉइंट बनेगा। दूसरा बनेगा कृषि में जो है उर्वरकों और कीटनाशकों को अत्यधिक प्रयोग से ज़्यादा मृदा प्रदूषण हो जाती है। कहने का मतलब खेती करते समय जो लोग अत्यधिक उर्वरक और खाद बीज का जो है प्रयोग कर देते हैं, नए नए जो है कीटनाशक दवाइयों को डालते हैं, उनके वजह से भी मृदा का जो है प्रदूषण हो जाता है। आइए अब तीसरे की बात करते हैं। तो स्वचालित मशीनों द्वारा बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ जा गई है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका बनेगा कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ये आपके पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए अर्थात उसके संरक्षण के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यकृत के कार्य लिखो। तो आपको यकृत के कार्य लिखना है। तो बता दें, आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी यकृत,
तो आइए जान लेते हैं कि पहले यकृत क्या होता है। तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह जो है 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा व चौड़ा होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए जान लेते हैं इसके कार्यों को। तो भोजन को सड़ने से ये रोकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपका हानिकारक जीवाणुओं को जो है नष्ट करता है। तीसरा, आपका पित्त का स्रावित करता है। चौथा, आपका यूरिया का संश्लेषण करता है। और पांचवा पॉइंट बनेगा विषैले पदार्थों का विसरण अर्थात उनको मारने का काम करता है। ये जो है यकृत के कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर बताएं। उनके कार्यों का भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया था। मनुष्य के जो है उत्सर्जन तंत्र का चित्र आपसे पूछा था। तो बता दें, यह जो है रक्त को साफ करने के लिए जिम्मेदार होता है। मनुष्य में विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है जिससे जो है नाइट्रोजन मुक्त उत्सर्जी पदार्थों को जो है निष्कासित किया जाता है। अब आइए इसके चित्र को देख लेते हैं। इसका जो है चित्र ये है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जापानी मस्तिष्क द्वारा किस कारण से होता है, अर्थात जापानी मस्तिष्क ज्वर किस कारण से होता है, इस रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए। तो आपसे इसके लक्षण और उपायों के बारे में भी पूछा है। तो बता दें, जापानी मस्तिष्क ज्वर एक वायरस संक्रमण है जो है मस्तिष्क में सूजन का कारण बनता है। कहने का मतलब ये जो है एक प्रकार का वायरस है और यह मस्तिष्क में जो है सूजन का कारण बनता है। यह वायरस जो है संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है और जो है आमतौर पर एशिया और पश्चिम बंगाल में जो है ये अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बीमारी एशिया में और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं आइए जान लेते हैं। इसमें जो है तेज बुखार आता है, गर्दन में अकड़न होती है, सिर दर्द होता है, बुखार आने पर जो है घबराहट होती है, ठंड के साथ साथ जो है कँपकपी भी आती है और कभी कभी मरीज कोमा में भी इस बुखार में चला जाता है। ठीक है, अब आइए इसके उपचार को जान लेते हैं कि इसका उपचार जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो बता दें, जापानी बुखार से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और मरीज को ऑक्सीजन मास्क भी दिया जाता है क्योंकि कई बार जो है मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। मरीज की हालत जो है गंभीर होने पर टीका दिया जाता है और इस बुखार से बचने के लिए बरसात के दिनों में पूरे शरीर को ढक कर रखें, जबकि रात में सोते समय जो है मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो है जापानी बुखार के उपचार होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है प्राकृतिक संपदा का अवयव मानव जाति के उत्तरजीविता के लिए खतरनाक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक संपदा का अवयव मानव जाति के लिए उत्तरजीविता के लिए खतरनाक है, कारण सहित जो है आपका स्पष्ट करना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी प्राकृतिक संपदा। तो आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संपदा क्या होते हैं, कई बार हमने जो है बता चुके हैं। तो बता दें, मानव मात्र के लिए उपयोगी प्राकृतिक में जो है पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों के भंडारण प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इनके अंतर्गत वायु, जल, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, धातुएं, वनस्पति तथा जंतु सभी आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संपदा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि दोनों सालों में ये रिपीट हो चुका है, हम बता चुके हैं, तो समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं आपका। अब आइए इसके जो है कारणों को जो है स्पष्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो है होगा कि यहाँ तक कि प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग में वृद्धि एवं बढ़ते प्रदूषण का कारण प्राकृतिक आपदाओं के रूप में पृथ्वी पर कई प्रकार के अवशेष भी हो जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। मेथेन अर्थात CH4 को मार्स गैस क्यों कहा जाता है, साथ में ये भी आपको बताना है। तो आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछा है। ये आपका 2022 में अति लघु उत्तरी में भी आया था क्वेश्चंस। तो बता दें इसमें जो है कार्बन परमाणुओं में के बीच एकल बंध होता है, लेकिन इनमें जो है द्विबंध और त्रिबंध से जो है बंधे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसमें जो है एक नीली लौ जलती रहती है, इसमें जो है काली लौ जलती है, ठीक है। इसमें लाल लौ जलती है और इसमें असंतृप्त में काली लौ जलती है। आइए अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है प्रतिस्थापन प्रक्रियाएं दिखाई जाती हैं, इसमें जो है प्रतिक्रियाएं अतिरिक्त दिखाई जाती हैं। ये जो है संतृप्त जो है कम प्रतिक्रियाशील होता है और ये जो है असंतृप्त अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए जान लेते हैं कि मेथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है। तो बता दें मेथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि यह भारी मात्रा में दलदली स्थानों पर मिलती है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें जो लिखा है वही आप लिखें, मैं अपनी भाषा में भी बता रहा हूँ कि मेथेन को मार्स गैस इसलिए कहा जाता है कि ये दलदली स्थानों में पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है बच्चों में होने वाले डायबिटीज को क्या कहते हैं, इसके 4 लक्षण हैं। तो आपको बताना है कि बच्चों में होने वाले डायबिटीज को क्या कहा जाता है और इसके क्या लक्षण हैं। तो बता दें डायबिटीज 1 जो है इसमें जो है मेलिटस ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। तब यह होता है जब अग्नाशय उचित इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, तब जो है इसकी स्थिति पैदा होती है। अध्ययनों के अनुसार भारत में लगभग 97,000 बच्चों को डायबिटीज 1 मधुमेह जो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 30 की व्यापकता की दर पर होता है। अब इसके लक्षणों को जान लेते हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं। तो इसके लक्षण जो है ज़्यादा प्यास लगती है, अत्यधिक पेशाब आता है, वजन कम हो जाता है, अत्यधिक जो है भूख लगती है और कम दिखना, हाथ पैर में शून्य हो जाते हैं और थकान तथा त्वचा का जो है ड्राई हो जाता है, ठीक है। ये इसके लक्षण होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है जैव या भौतिक पर्यावरण के घटक उदाहरण सहित बताइए। तो आपको जैव और भौतिक पर्यावरण के घटकों का जो है उदाहरण सहित उल्लेख करना है। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी अजैव या भौतिक पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण को अजैविक या जैविक एवं ऊर्जा संगठनों के जो है मुख्य तौर में पर विभाजित किया गया है। पहला आपका भौतिक घटक जिसे आप अजैविक घटक भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत समानता स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल को जो है सम्मिलित किया गया है। किसको किसको? स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल को सम्मिलित किया गया है। अब आइए जान लेते हैं कि जैविक घटक क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो है मनुष्य, पादप अर्थात पेड़ पौधे, मनुष्य समेत जो है सभी जीव जंतुओं को जो है सम्मिलित किया गया है जैविक घटक में। और जैविक का मतलब जो जीव अर्थात जो सांस लेते हैं उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, और अजैविक का मतलब जो है सांस नहीं लेते हैं उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल ये सारी। और जैविक घटक में जो है मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो आपसे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच में अंतर पूछा है। तो आइए जान लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब जान लेते हैं आभासी प्रतिबिंब को। किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जो है अस्पष्ट होती है, उसे प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आप इन दोनों की अलग अलग परिभाषाएं भी लिख देंगे तो ये भी आपका अंतर माना जाएगा। अब इसको अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो थोड़ा से 3-4 पॉइंट इसमें लिखना पड़ेगा। आप क्या करिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब डाल करके इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा और आभासी प्रतिबिंब डाल करके आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा अलग अलग लिख दीजिएगा। यही जो है आपका मुख्य अंतर हो जाएगा। अगर पॉइंट वाइज आप लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए सभी पॉइंटों को। इसे पर्दे पर जो है उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। अगला है कि यह हमेशा जो है उल्टा होता है और यह हमेशा जो है सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा बनता है। कहने का मतलब जब हम अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं तो हमारा उल्टा चेहरा दिखाई देता है। कहने का मतलब और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि ये जो है सीधा प्रतिबिंब को दिखाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो कह रहा है कि शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो आइए देख लेते हैं इसके चित्र को। तो शरीर के अंगों में जो गति प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं वो आपके सार्कोप्लाज्म होता है, केंद्रक होता है और सार्कोलेमा होता है। यही जो है इसके गति प्रदान करने वाले शरीर में ऊतक होते हैं। इसका चित्र देख लीजिए आप लोग। ये जो है आपको पहला आपका सार्कोप्लाज्म है, दूसरा जो है यहाँ पर केंद्रक है और तीसरा जो है सार्कोलेमा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अगला है एड्स के कारण एवं रोकथाम पर चर्चा कीजिए। तो आपको एड्स के बारे में लिखना है और उसके रोकथाम कैसे किया जा सकता है इसके बारे में आपको बताना है। तो बता दें दोस्तों, एड्स क्या होता है, एड्स किसके कारण होता है। तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला आपका HIV संक्रमित के साथ यौन संपर्क से जो है एड्स फैलता है। दूसरा जो है HIV संक्रमित अंग प्रवश रोपण से भी जो है एड्स फैलता है। तीसरा आपका HIV संक्रमित माँ से शिशु को जन्म से पूर्व प्रसव के जो है समय प्रसव के शीघ्र बाद एड्स जो है हो जाता है। ठीक है, चौथा आपका है HIV संक्रमित सीरीज या सुई सिरिंज और सुई दूसरों के द्वारा प्रयोग करने पर भी एड्स जो है फैलता है। कहने का मतलब जो डॉक्टर के पास आप सुई लगवाने जाते हैं, आप हमेशा हमेशा नई सुई से ही अपने ऊपर इंजेक्शन लगवाइएगा, नहीं तो कोई संक्रमित एड्स के व्यक्ति के साथ जो है आपकी जो है सुई लगा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा नई सुई का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा करना चाहिए। अब इसके रोकथाम क्या क्या हो सकते हैं, उपाय जान लेते हैं। तो आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी एड्स के रोकथाम जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। दूसरा आपका यौन संपर्क के समय जो है कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा आप जो है एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण ना करें क्योंकि उनसे पैदा होने वाले बच्चे यह रोग से संक्रमित हो सकते हैं। अगला आपका रक्त की आवश्यकता होने पर जो है अनजान व्यक्ति का रक्त ना लें और सुरक्षित रक्त के लिए HIV जांच करा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो आपसे पूछा है कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाना है। तो आपकी हेडिंग पर पड़ेगी प्रकीर्णन। तो बता दें वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें, धूल कण आदि विद्यमान है। जब सूर्य का प्रकाश इन धूल कणों पर जो है पड़ता है तो यह जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाता है और यह घटना प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में जो है आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के समय जो है सूर्य का रंग लाल दिखाई देना ही
प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखिएगा, बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक जो है प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। और ऐसा जो है तरंग दैर्ध्य में के अंतर होता है, ठीक है। ये जो है तरंग दैर्ध्य के कारण होता है, ठीक है। और ये प्रकीर्णन का जो है आपका चित्र है, देख लीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जलीय पौधे के गुण उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि जलीय पौधे के गुण जो है उदाहरण देकर के आपको स्पष्ट करना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी जलीय पौधे के गुण उदाहरण सहित। तो बता दें, जलीय पौधे वे पौधे हैं जिनकी जड़ प्रणाली जो है पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं, जैसे कि कमल और जलकुंभी आदि जो है ये सभी जलीय पौधे होते हैं। कुछ हरे पीले तिथरे हुए जो है पत्ते वाले पौधे जल के नीचे उगते हैं, जैसे कि हाइड्रा। कुछ जो है फूले हुए तनों और डंठलों वाले पौधे भी जल के सतह पर तैरते हुए, जैसे कि जलकुंभी, कमल, कुमुदनी और सिंघाड़े के पौधे जिनका आधा भाग पानी में डूबा हुआ होता है और आधा भाग पानी की सतह पर जो है तैरता रहता है, ठीक है दोस्तों। और जो है जलीय पौधे की जड़ें ऑक्सीजन लेने के लिए एक विशिष्ट होती हैं और जलीय पौधे की जड़ें जो है हल्की पंखदार होती हैं। तो याद रखिएगा सारे के सारा फैक्ट जो हमने अभी बताया आपको। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर बताइए उदाहरण दे करके। तो आपको सुचालक और कुचालक में जो है अंतर पूछा है। तो बता दें, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी पूर्वक होता है उसे जो है सुचालक कहा जाता है, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। और कुचालक की बात करें तो कुचालक जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी पूर्वक नहीं होता है उन्हें जो है कुचालक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे पत्थर, ईंट, प्लास्टिक, कागज इत्यादि, ये जो है कुचालक के उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, थोड़ा से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अंतर्गत पत्थर, ईंट, प्लास्टिक, कागज आदि चीज़ें जो है आती हैं कुचालक के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट है, प्रायः सभी वस्तुएं जो है सुचालक होती हैं। इसमें जो है सभी वस्तुएं प्रायः अधातुएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है क्या होती हैं, सभी वस्तुएं धातुएं होती हैं। इसमें जो है कुचालक में सभी वस्तुएं अधातुएं होती हैं। आइए तीसरे पॉइंट की बात करें तो इनकी सतह जो है चमकीली होती है, लेकिन कुचालक में जो है इनकी सतह चमकीली नहीं होती है। चौथा जो है आपका पॉइंट बनेगा, इनमें से जो है धातुओं के द्वारा आभूषण बनाए जाते हैं, इनसे जो है आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। इसमें जो है विद्युत क्षेत्र सतह पर होता है और इनमें जो है कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता कुचालक में। इसमें जो है प्रतिरोध बहुत कम होता है और इनमें जो है कुचालक में प्रतिरोध बहुत अत्यधिक होता है। नोट डाउन कर लीजिए सभी के सभी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंद्रग्रहण को चित्र की सहायता से समझाइए। तो बता दें, पहले आइए जान लेते हैं कि चंद्रग्रहण होता क्या है। बता दें, चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और चंद्रमा की सतह पर छाया पड़ती है। तो चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान होता है। चंद्रग्रहण को पृथ्वी की रात्रि पक्ष के किसी भाग से भी देखा जा सकता है। कहने का मतलब चंद्रग्रहण को रात्रि के किसी भी भाग में देखा जा सकता है पृथ्वी में से जो है। और ये जो है चंद्रग्रहण का जो है चित्र है, देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो बता दें, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। ये आपका कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। केवल इसके
नियमों को बता देते हैं। चलिए अच्छा पूरा बता देते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है जाती है तो अपने अक्ष से थोड़ा से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसका दूसरा नियम होता है किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात कहने का मतलब n बराबर इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर के होता है। ठीक है, अब इसका चित्र देख लीजिए। ये इसका चित्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भोज्य पदार्थों को परिरक्षण से जो है आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। तो बता दें खाद्य पदार्थों के लिए मौलिक आकार एवं रूप को जो है परिवर्तित कर या अपवर्तित कर इनके पोषक तत्वों एवं विटामिनों को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना जो है विकृति के दीर्घकाल तक जो है सुरक्षित रखने की विधि को और तकनीक को परिरक्षण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो है खाद्य संरक्षण तकनीकी भोजन में जो है भोजन नुकसान, विषाक्ति भोजन और सूक्ष्म जीव संदूषण को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता खाद्य पदार्थों को जो है खराब होने और खाद्य विषाक्तता को जो है कम करने के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट आपका बनेगा। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा सूक्ष्म जीव संदूषण को जो है रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा कि इसे पूरे साल उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। चौथा आपका पॉइंट बनेगा कि इसके स्वाद को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए किया जाता है। और पांचवा आपका पॉइंट बनेगा इसे अधिक समय तक जो है संचय अर्थात ताज़ा बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपसे जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र पूछा है। तो आप देख लीजिए, इसका चित्र इस प्रकार से है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मधुमेह अर्थात डायबिटीज क्यों होता है, इसके प्रकार का कारण तथा लक्षण आपको लिखना है। तो बता दें मधुमेह तब होता है जब आमाशय के पीछे जो है एक ग्रंथि हार्मोन इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है, तब जो है हमारे शरीर में का सही उपयोग नहीं कर पाता है। इससे मरीज के शरीर में रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अत्यधिक हो जाता है। जब व्यक्ति के भीतर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है तब शरीर की कोशिकाएं जो है इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं और इस स्थिति में जो है मनुष्य के शरीर में मधुमेह रोग जो है हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए इसके प्रकार को जान लेते हैं। तो ये जो है दो प्रकार का होता है, टाइप 1 मधुमेह और टाइप 2 मधुमेह। ये जो है दो प्रकार का मधुमेह होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब टाइप 1 के मधुमेह को जान लेते हैं। तो टाइप 1 के मधुमेह में क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है बिल्कुल तरीके से। और इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो है शुगर को रक्त में मिलाने में सहायक होता है। इसकी कमी से डायबिटीज़ का कारण जो है बनता है और टाइप 1 का डायबिटीज़ दवाओं से जो है यह नियंत्रित किया जा सकता है। अब मधुमेह 2 की बात करें तो इस प्रकार के मधुमेह में शरीर में इंसुलिन
का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है और सामान्य सीमा पर जो है रक्त शर्करा को भी नियंत्रित नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए सारा कुछ। आइए इसके कारण को जान लेते हैं, किस कारण से ये जो है होता है। तो ये जो है हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण होता है। तो बता दें, ग्लूकोज को ब्लड फ्लो के जरिए जो है अपने गंतव्य तक जो है पहुंचने के लिए इंसुलिन हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। यदि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है या शरीर जो है इसका ठीक से उपयोग नहीं करता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इससे जो है हाई ब्लड ग्लूकोज यानी हाइपरग्लाइमीमिया होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसका दूसरा कारण जान लेते हैं। तो इसका दूसरा कारण है हार्मोन्स असंतुलन होने के कारण। तो हार्मोनल के असंतुलन का आपका हेडिंग पड़ेगी। तो बता दें, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा हार्मोन्स जारी करता है जो इंसुलिन प्रतिरोध का जो है कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, यदि अनाशय इंसुलिन प्रतिरोध को दूर करने में के लिए जो है पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है तो गर्भावस्था में जो है मधुमेह विकसित हो सकता है। अब इसके लक्षण जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं मधुमेह के। तो इसके लक्षण निम्नलिखित होते हैं, आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो इसमें जो है प्यास के साथ मुंह जो है सूखने लगता है, जल्दी जल्दी पेशाब आने लगता है, अचानक जो है वजन घट या बढ़ जाता है, लगातार थकान महसूस होने लगती है, स्किन या जननंगों को जो है ईस्ट इन्फेक्शन होने लगता है और हाथ पैरों में जो है झुंझुनाहट होने लगती है। ये जो है मधुमेह के लक्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि किसी गुब्बारे में जब हाइड्रोजन गैस भरी जाती है तो वह ऊपर की ओर उठने लगता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो बता दें, किसी गुब्बारे में जो है हाइड्रोजन गैस भर करके छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन हवा से जो है हल्की गैस होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा आसानी से ऊपर उठने लगता है और अत्यधिक ऊपर जाने पर जो है दाब कम होने लगता है, जिससे धीरे धीरे गुब्बारा फैलता है और जो है एक समय बाद अत्यधिक अंदर दबाव के कारण जो है फट जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे दाब कम होने लगता है और जो है जब दाब बिल्कुल कम हो जाता है तब वह जो है फट जाता है। ठीक है दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा हवा से हल्का होने के कारण आसानी से ऊपर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन परत अपक्षय से आप क्या समझते हैं, इसके कारण पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको ओजोन के अपक्षय से के बारे में लिखना है और उस पर टिप्पणी करना है कारण सहित। तो बता दें, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल ओजोन नामक गैस की मोटी परत से ढका हुआ है। जो ओजोन की यह जो है परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कहने का मतलब ओजोन परत जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से जो है पृथ्वी पर रोकती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है अत्यंत हानिकारक होती है। मानव द्वारा रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक यंत्र तथा एरोसॉल स्प्रे में जो है उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है, जिसे ओजोन परत का जो है अपक्षय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? इसे ही ओजोन परत का अवक्षय कहते हैं। अब इसके कारण को जान लेते हैं कि इसका अवक्षय किस कारण से होता है। तो बता दें, ओजोन परत का अवक्षय का मुख्य कारण जो है सेप्सिस है, जो है फ्रिजरेटर से निकलती है, यानी कि फ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस जो है ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण है। दूसरा जो है आपका, जब क्लोरीन एवं ब्रोमीन परमाणु समतापमंडल में ओजोन के जो है संपर्क में आते हैं तो वे जो है ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देते हैं। यह भी जो है ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे।
अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो बता दें क्वेश्चंस 2024 का लघु उत्तरी जो पहला आया था, कह रहा है कि पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाइए। तो आपसे पूछा है कि पार्श्व परिवर्तन को उदाहरण देकर के समझाना है। तो आपकी हेडिंग बड़े की पार्श्व परिवर्तन। तो बता दें प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो है वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में जो है बायां भाग दिखाई देता है। कहने का मतलब पार्श्व चित्र में दायां भाग इसके प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है, अर्थात उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, और उसका बायां भाग दायां दिखाई देता है। कहने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें, शीशा के सामने खड़ा होने पर आपका दायां भाग जो है बायां दिखाई देता है और बायां भाग जो है शीशे में दायां दिखाई देता है। ये जो है पार्श्व परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। तो आपसे पूछा है कि उत्सर्जन किसे कहा जाता है और उत्सर्जन अंग जो है कौन कौन से मनुष्य के शरीर में होते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी उत्सर्जन। तो बता दें शरीर में जो है अपशिष्ट अर्थात हानिकारक और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यह सभी जीवित जीवों में जो है एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन के लिए कई अंग होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला आपका होता है त्वचा। पहला आपका कौन सा होता है, त्वचा होता है। तो त्वचा में मौजूद श्वेत ग्रंथियों पसीने के जरिए शरीर से अतिरिक्त पानी और नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती हैं। दूसरा आपका वक्र होता है उत्सर्जी अंग। तो यह मानव शरीर का सबसे अहम उत्सर्जन अंग है। यह जो है शरीर में मौजूद रक्त अर्थात खून को जो है साफ करता है और अपशिष्ट पदार्थों को मूल के जरिए अर्थात मूत्र के जरिए बाहर निकालने का काम करता है, यूरिन के जरिए। ठीक है, अगला है फेफड़ा। तो बता दें फेफड़ा जो है श्वसन प्रक्रिया के जरिए फेफड़ों शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कहने का मतलब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े को द्वारा जो है हम बाहर निकालते हैं। अगला है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत शरीर में जो है मल को बाहर निकालने में जो है सहायक होती है। अगला है यकृत। तो ज़रूरत से ज़्यादा पसीना अमीनो एसिड को ज़रूरत से ज़्यादा अमीनो एसिड को यकृत नाइट्रोजनीकरण भाग में बदल देता है, फिर इसे जो है अमोनिया और यूरिया में जो है बदल कर मूत्र मार्ग के रास्ते बाहर निकाल देता है यकृत। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि परावर्तन के नियम को और परावर्तन क्या है उसके बारे में बताना है। तो बता दें जब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और इसके भी दो नियम होते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं और परावर्तन के भी दो नियम हैं। तो दोनों आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, दोनों में से एक पूछ सकता है, चाहे प्रकाश का परावर्तन पूछे चाहे प्रकाश का अपवर्तन पूछे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस जो है 2016 से लेकर के 2024 तक में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके नियम को। तो इसमें जो है आपतन कोण हमेशा जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसके अब चित्र को जान लेते हैं। ये आपका जो है प्रकाश के परावर्तन का चित्र है। ये जो है आपकी आपतित किरण होती है और ये जो दूसरी वाली है ये आपकी परावर्तित किरण होती है और ये जो डैश डैश बनी है ये जो है आपका अभिलंब होता है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसके चित्र को। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को ओर। क्वेश्चन है ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपसे पूछा है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो आइए जान लेते हैं ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं और अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं।
तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं। तो ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो हमारी इच्छा और सोच पर जो है निर्भर करती हैं। ये क्रियाएं सचेतन होती हैं, अर्थात इन्हें करने के लिए हमें जागरूक होना आवश्यक होता है। अर्थात कहने का मतलब ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती हैं उसे हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे जैसे हाथ उठाना, खेलना, लेखन, ये सभी जो है ऐच्छिक क्रियाओं के जो है उदाहरण होते हैं। कहने का मतलब ऐसी क्रियाएं जो हमारे इच्छाओं अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलती हैं उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हाथ उठाना, खेलना, लेखन करना, ये सारी चीज़ें अब आते हैं अनैच्छिक क्रिया पर। तो अनैच्छिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के बिना भी निरंतर चलती रहती हैं, उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अब आइए इसकी किताबी भाषा में परिभाषा देख लेते हैं। अनैच्छिक प्रतिक्रिया वे प्रतिक्रियाएं होती हैं जिन्हें हमारा मस्तिष्क स्वतः जो है संचालित करता है और ये हमारी इच्छा या सोच पर निर्भर नहीं करती हैं। वे प्रतिक्रियाएं शारीरिक रूप से स्वतः स्फूर्त होती हैं और सामान्यतः हमारे शरीर में सुरक्षा और नियंत्रण के लिए आवश्यक होती हैं। उन्हें हम जो है अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, पलक झपकना, सांस लेना, ये सभी की सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनको हम रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है शुगर चारकोल क्या है। तो आपसे पूछा है कि शुगर चारकोल क्या होता है। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी शुगर चारकोल अर्थात चीनी का कोयला। तो बता दें शुगर चारकोल गन्ने की चीनी को जलाने से बनता है जिसे किसी भी कार्बनिक अशुद्धियों की हटाने के लिए बार बार पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है। इसे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जो है चीनी के निर्जलीकरण द्वारा भी तैयार किया जाता है। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड एक निर्जलीकरण एजेंट है, यह जो है चीनी से पानी को अवशोषित कर लेता है और कार्बन के काले अवशेषों को जो है पीछे छोड़ देता है। यह जो है अनाकार कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए शुगर चारकोल क्या होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि खाद्य संरक्षण क्या होता है। तो बता दें खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। ये खाद्य संरक्षण उदाहरण के तौर पर देखें तो सोडियम बेंजोआइड, इसका फार्मूला होता है C6H5COON, ये इसका फार्मूला होता है। और खाने वाला का सोडा, खाने वाला नमक यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये जो है इसके उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनके प्रकारों का उदाहरण सहित समझाइए। तो आपसे पूछा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी हाइड्रोकार्बन। तो बता दें कार्बनिक रासायनिक यौगिक की किसी भी वर्ग में से कोई भी जो केवल कार्बन, ये आपका कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से बना होता है उसे कार्बन परमाणु एक साथ मिल करके यौगिक का ढांचा बनाते हैं और परमाणु कई अलग अलग विन्यासों में से जुड़े होते हैं। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अणुओं को मिला करके जो यौगिक बनता है उसे जो है हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यह जो है 6 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों में? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त एल्केन, सुगंधित हाइड्रोकार्बन, पांचवा आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और छठवा जो है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यही जो है 6 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके 2016 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया सभी लघुत्तरी क्वेश्चनों को। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने क्लास के जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे। और जिन लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर, जय हिंद।